वेरी गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ नव भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और आज हम आप पहुंचे हैं अपने ही ऑफिस के बाहर, यहीं से बताने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ में राजनीतिक जगत की क्या बड़ी हलचल है, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, पॉलिटिकली क्या अपडेट्स है, 9 बजे तक देंगे आपका साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि वेस्टर्न यूपी को साधने के लिए और विकास की गंगा को बहाने के लिए आज से अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। और आज उनका दौरा है गाजियाबाद, शामली और बिजनौर में। कैसे ये दौरा खास हो जाता है, विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 2027 की चुनावी बिसात अभी बिछी नहीं है, लेकिन 27 की जंग शुरू होने से पहले सीएम योगी अपने मिशन में लगे हैं। वो मिशन है यूपी वालों को विकास की सौगात देना। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज योगी वेस्ट यूपी के गाजियाबाद, शामली और बिजनौर में 2400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको विस्तार से बताते हैं आज किस जिले को क्या सौगात मिलने जा रही है। शामली को सीएम योगी की सौगात। आज लखनऊ से रवाना होने के बाद सीएम योगी सीधे शामली पहुंचेंगे। शामली में उनके टारगेट पर 3 विधानसभा सीटें होंगी। पहली है शामली, दूसरी कैराना और तीसरी थाना भवन। सीएम योगी शामली जिले में 581 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। योगी कैराना में राज्य कर विभाग के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कंडेला में पशु चिकित्सालय, थाना भवन में राजकीय महिला ITI का लोकार्पण करेंगे। बिजनौर को सीएम योगी की सौगात। शामली के बाद सीएम योगी के दौरे का अगला पड़ाव होगा बिजनौर, जहां उनके टारगेट पर बिजनौर और चांदपुर के विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। बिजनौर जिले में सीएम योगी करीब 1003 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बिजनौर में महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। योगी आदित्यनाथ राजकीय नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सीएम रामबाग रोड पर कल्याण मंडपम के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। गाजियाबाद को सीएम योगी की सौगात। आज 3 जिलों के दौरे के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे। गाजियाबाद में सीएम 2 विधानसभा क्षेत्रों मुरादनगर और मोदीनगर की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद में योगी 868 करोड़ से ज्यादा की 90 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी मुरादनगर के डिग्री कॉलेज में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएसी गाजियाबाद में जवानों के लिए 2 बैरकों का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी पुलिस कमिश्नरेट के थाना बापूधाम में प्रशासनिक भवन और पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी का आज का दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि वो एक दिन में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को विकास की सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। और रिजल्ट घोषित होने के बाद में लड़कियों ने सबसे ज्यादा टॉप किया है। 58% जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें लड़कियां आगे हैं। वहीं आपको बता दें कि 11,21,000 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। सफल अभ्यर्थियों में 58% लड़कियां हैं। 21 जून को हुई नीट यूजी की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 21 जून 2026 को आयोजित री नीट 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। साथ ही री नीट 2026 टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस साल पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर टॉप किया है। आर्यन गुप्ता की ऑल इंडिया रैंक 1 तो वहीं पंशुल बंसल ने रैंक 2 हासिल की। मुझे लगता है मैंने जितना कर सकता उतना करा, पर हाँ अभी तो बहुत सर्रियल लग रहा है। सब कुछ ऐसे सपना लग रहा है, पर हाँ बहुत खुशी है। परिवार बहुत खुश है, टीचर्स बहुत खुश हैं। पर हाँ मेहनत आखिर में जाते आते 16-16, 17-17 घंटे अभी पढ़ा हूँ दिन में।
इस बार की नीट परीक्षा में बैठे करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11.21 लाख छात्र छात्राओं ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की है। पास होने वाले अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा करीब 58% छात्राएं शामिल हैं। तो वहीं 8 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने 705 से ज्यादा अंक हासिल किए। बता दें कि 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद एनटीए ने री नीट परीक्षा कराई थी। नीट परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के घरों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर हैं और ऐसे में वो 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरे की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी कैसे हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कुछ खास है, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो करीब 25,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम हरियाणा के लिए 14,700 करोड़, चंडीगढ़ के लिए 4,700 करोड़ और पंजाब के लिए 5,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। आज पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत हरियाणा के जिंद से शुरू होगी, जहां वो जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाले भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो रेलवे सेक्टर में साफ सुथरी और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लगभग 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 10 कोच वाली ये ट्रेन 11 स्टेशन पर रुकेगी। इसमें 8 यात्री डिब्बे और पावर कार हैं। इसकी कुल क्षमता करीब 2,400 किलोवाट है और यात्री क्षमता लगभग 2,600 के आसपास है। सामान्य तौर पर यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ये ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी। इससे पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। इससे करीब करीब 0 पॉल्यूशन होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है और इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ में बनाया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 12,470 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ हेल्थ और कल्चरल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी करीब 9,680 करोड़ की लागत से बने 157.92 किलोमीटर लंबे 4 लेन फुली एक्सेस कंट्रोल वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी NH7 और NH344 के बीच 33.81 किलोमीटर लंबे 4 लेन अंबाला काला अंब हाईवे, NH352A पर 40.60 किलोमीटर लंबे जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक देश को समर्पित करेंगे। साथ ही 24.27 किलोमीटर लंबे हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। अपने 3 राज्यों के दौरे के आखिर में पीएम पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 1,570 करोड़ की लागत से विकसित जालंधर कैंट सहित 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। और अब आपको खबरों में लेकर चलते हैं बिहार के किशनगंज, जहां पर कांग्रेस के सांसद के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसका विरोध न केवल किशनगंज और बिहार में हो रहा है बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद मीडिया से बात करते हुए भावनाओं में इतना ज्यादा बह गए कि उन्होंने संस्कृत को विदेशी भाषा ही घोषित कर दिया। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद अपने एक ताजा बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल एक धरने के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने उर्दू को देश की अपनी भाषा बताते हुए संस्कृत और अंग्रेजी को बाहर से आई विदेशी भाषा करार दे दिया। तो जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकंड लैंग्वेज है।
और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। कांग्रेस सांसद के इस दावे के बाद जहां सनातनी समाज और स्थानीय संगठनों में तीखा आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने तो इस बयान को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे भारतीयता पर हमला बताया है। अब उनके एक सांसद बोलते हैं कि संस्कृत भारत की भाषा नहीं है, बाहर से आई हुई है। भारतीय सभ्यता, भारतीयता से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है? ये माना कि कांग्रेस के नेता इम्पोर्टेड है, ये माना कि कांग्रेस खुद एक इम्पोर्टेड विचारधारा से बनी है, ये माना कि कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और ब्रिटिशर्स थे, ये माना कि कांग्रेस के इनिशियल स्टेजेस में उनके प्रेसिडेंट जो थे वो विदेशी सरकार, अंग्रेजी सरकार से थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस भारतीयता का अपमान करे। कब तक करते रहेंगे? कांग्रेस सांसद के इस बेतुके बयान को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास का भी रिएक्शन सामने आया है, जिन्होंने कांग्रेस सांसद के बयान को बेबुनियाद कहा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कही है कांग्रेस के सांसद ने। संस्कृत विदेशी भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे देश की भाषा है, उर्दू भी हमारे देश की भाषा है। उर्दू और संस्कृत ये हमारे देश की दो आंखें, इसके अंदर हिंदुस्तान दिखाई देता है। ऐतिहासिक और भाषाई तथ्यों के मुताबिक संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है, जिसकी जड़ें पूरी तरह भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी हैं। करीब 1500 ईसा पूर्व रचे गए ऋग्वेद से लेकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास की महाभारत और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो ऐसे में ये समझना बेहद मुश्किल है कि डॉक्टर जावेद ने किस आधार पर ये अटपटा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां पर उनका फोकस सीमा सुरक्षा के साथ साथ में कानून व्यवस्था के ऊपर भी रहने वाला है। 2 मई को नई सरकार बनने के बाद दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। 17 जुलाई से 19 जुलाई यानी 3 दिन के दौरे में अमित शाह का मुख्य फोकस सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं पर रहेगा। अमित शाह के दौरे की शुरुआत नॉर्थ बंगाल से होगी, जिसके बाद वो साउथ बंगाल में कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। आपको जल्दी से बता देते हैं गृह मंत्री के बंगाल दौरे का क्या कार्यक्रम है। अमित शाह 17 जुलाई यानी आज सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज की रात वो सिलीगुड़ी के बीएसएफ कैंप में रुकेंगे। 18 जुलाई यानी कल अमित शाह सिलीगुड़ी के जुमागाच बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री बॉर्डर वाले इलाके में बीएसएफ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो सीमा सुरक्षा और नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा भी करेंगे। अमित शाह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। पिछले करीब 2.5 महीने में शुभेंदु सरकार की ओर से बीएसएफ को जमीन मुहैया कराई गई है। सुरक्षा बलों की सक्रियता की वजह से घुसपैठ भी खत्म हो गई है। हालांकि अमित शाह के दौरे में सिर्फ बॉर्डर के इलाके ही नहीं बल्कि कोलकाता भी है, जहां वो 19 जुलाई यानी रविवार को पहुंचेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले बंगाल की कानून व्यवस्था पर अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वो नेशनल लाइब्रेरी में म्यूजियम ऑफ वर्ड्स के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दौरे के आखिर में अमित शाह अमूल डेयरी के दही प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी सरकार बनने के बाद बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा है, तो बॉर्डर पर घुसपैठ खत्म हो रही है। कुल मिलाकर बंगाल में काफी बदलाव दिख रहा है। इस लिहाज से अमित शाह के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और चलिए अब उस मौलाना के विवादित बयान की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से हिंदू समाज का अपमान हुआ है। ऐसे में अब मौलाना जर्जिस के खिलाफ में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्या कुछ और हो रहा है और किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
जर्जिस होश में आओ, जर्जिस होश में आओ। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। यूपी के इटावा के रहने वाले इस मौलाना जर्जिस अंसारी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। भगवान कृष्ण पर विवादित बोल और भगवत गीता के श्लोक के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से मौलाना जर्जिस अंसारी पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मौलाना ने भगवान कृष्ण पर 13 जुलाई को झारखंड में विवादित बयान दिया था। हमारे भाई अगर बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। हिंदू धर्म के खिलाफ हुई है। इन्होंने बयान दिया है अपनी तकरीर में कि प्रभु कृष्ण हमारे कट्टर मुसलमान थे और 5 वक्त के नमाजी थे। तो अभियोग पंजीकृत के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ प्रार्थना करते। अपने बयान में मौलाना ने भगवत गीता के श्लोक का जिक्र किया, लेकिन मौलाना ने उस श्लोक का गलत अर्थ निकाला, जबकि भगवत गीता में उस श्लोक का संदर्भ और अर्थ कुछ और है। अब सवाल है कि क्या ऐसे मौलाना सनातन को बदनाम करने का ठेका ले चुके हैं, या फिर अनाप शनाप बोलकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश एक फैशन बन गया है। मौलाना के बयान पर सनातनी आक्रोश में हैं। जो इस्लाम मजहब है ये 1400 वर्ष पहले आया है। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे। इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। मुसलमान तो पहले था ही नहीं, पहले सभी सनातनी थे। ऐसे मौलानाओं को तो मैं चाहती हूँ आदरणीय योगी जी, ऐसे लोगों को आप पाकिस्तान भेजें, क्योंकि आए दिन ये हमारे हिंदू धर्म पर आघात करते हैं, हमारी आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। सवाल है कि सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाले ऐसे मौलानाओं का इलाज क्या है? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए मौलाना सनातन को टारगेट कर रहे हैं? मौलाना जर्जिस के विवादित बयान को लेकर अब यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। ओपी राजभर ने ये कह दिया है कि अखिलेश यादव को मौलाना के इस बयान के खिलाफ में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। और क्या कुछ राजभर ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो मुसलमान हैं और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। भगवान कृष्ण को लेकर के देखे थे, वो मौलाना देखे थे। इस पे तो अखिलेश यादव जी को एक एफआईआर की कॉपी भिजवाना चाहिए, वो बाकायदे एफआईआर कराना चाहिए। अखिलेश जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो अब कृष्ण को अगर वो मुसलमान बता रहे हैं तो अखिलेश जी को एक एफआईआर करानी चाहिए। और अगर उनका एफआईआर ना करा पाते हैं तो हमारे यहाँ भिजवा दें, व्हाट्सएप कर दें हमको, हम उस पर एफआईआर करा देते हैं उनके नाम से। किसी के इशारे पे इस तरह का बयान दिया जा रहा है क्या? हो सकता है अखिलेश का इशारा हो ये बयान के पीछे, और क्या, ऐसा बयान क्यों?